नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों। सभी वीडियो को और लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। और जो अपना टॉपिक आज रहेगा, अपन बात कर रहे थे, एक बार पहले रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। जनजाति आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। और जनजाति आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों, तो अपन ने एक ही टॉपिक पढ़ा है अभी तक, भील जनजाति आंदोलन। पहले दिन की क्लास लगी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी जनजातियां होती है, कहाँ पर सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, कितने प्रतिशत जनसंख्या है, कि निम्न जनजाति कहाँ पर है, कितने प्रतिशत जनजाति, यानी कि उनके जो जनगणना के आंकड़े हैं, जनजातियां जो जातियां हैं जनजाति वाली, अपने क्षेत्र में कहाँ पर निवास करती है राजस्थान में, ये भी मैंने आपको बताया था। दूसरे दिन की क्लास लगी, इसमें मैंने आपको भील आंदोलन और भौमट का भील आंदोलन, ये दोनों क्लियर करवा दिए थे। यानी कि एक ही आंदोलन, अगर भौमट आंदोलन आपसे दोनों पूछे तो आपको बता देना है मोतीलाल तेजावत। ये चीज आप बहुत ही ध्यान से रखना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज है। बार बार फिर बोल रहा हूँ, भगत आंदोलन पूछे तो आपको गोविंद गिरी लगा देना है, जबकि भौमट का और एक ही आंदोलन पूछे तो आपको मोतीलाल तेजावत लगा देना। इसके साथ ही अगर चर्चा की बात करें अपन, तो जब से आंदोलन शुरू हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जनजाति आंदोलन हो, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, जहां जहां पर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आ रहे हैं, जो बड़े थे, जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने अपने राजपुताने को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अपनी अपनी जान तक दे दी, शहीद हो गए, उनका उनके बारे में डिटेल से जहां से क्वेश्चन आते हैं, लेटेस्ट अगर अपने लाइब्रेरी की बात करें तो बिल्कुल दोस्तों, हीरालाल शास्त्री से रिलेटेड पुस्तकों से क्वेश्चन आया है, जो वनस्थली विद्यापीठ से रिलेटेड अपने यूट्यूब वीडियो पर अपन देखना, बिल्कुल वहां से सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछे गए जब अपन डिटेल से जिनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। तो अपन इसके बाद जो आज एक क्लास लगेगी, वो है, अपना टॉपिक देख लिया होगा सभी ने, मीणा आंदोलन या मीणा विद्रोह। मीणा के द्वारा, मीणा जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह। क्या बात हो गई कि मीणा जाति के जो है लोग, जनजाति के लोग, इनको भी विद्रोह करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। क्या कारण रहा था, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, पहले शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, बात करते हैं मीणा जनजाति आंदोलन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल से नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी अपन बात करेंगे, ज्यादा स्टोरी बताऊंगा नहीं मैं आपको, ज्यादा टाइम आपका खर्च नहीं करेंगे इन टॉपिकों से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए नहीं बने तो भी बात अलग है। सबसे पहली बात अगर बात करें राजस्थान में निवास करने वाली, राजस्थान में, यहीं से एक क्वेश्चन ये बन जाता है, राजस्थान में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी है? मीणा जनजाति। ठीक है, राजस्थान में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति, यानी कि जनसंख्या के आधार पर, जो 2000 के जनगणना थे उसके आधार पर अगर अपन देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं? कहां पर निवास करते हैं दोस्तों सर्वाधिक? ये मैंने आपको बताया था, जयपुर एंड सवाई माधोपुर। जयपुर और सवाई माधोपुर, जिसमें जयपुर का मैंने आपको बताया था कितना है, 49.88%। ठीक है, ये आपका प्रतिशत रहा सर्वाधिक। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं मीणा आंदोलन के बारे में। कुछ चीजें मैं आपको बेसिक बताता हूं जो आपको जानना जरूरी है। देखो, बात रहती है 1851 के लमसम की बात होती है, जब पहली बार उदयपुर राज्य में लेकर, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र के राज्य में, जहाजपुर जो तहसील है, जहाजपुर जो परगना है, वहां पर सबसे ज्यादा अगर देखें ना, तो मीणा जनजाति के द्वारा किया गया आंदोलन भी वहीं से शुरू हुआ था, और वहीं पर बार बार इन्होंने आंदोलन भी किए थे। कारण ये था कि साम्राज्यवाद वही व्यवस्था, अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई साम्राज्यवाद जो व्यवस्था थी, इससे नाखुश थे। कौन कौन नाखुश थे? मीणा जनजाति के लोग। ठीक है, तो ये इन व्यवस्थाओं को देखकर, उनके द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के देखकर, जैसा कि अपन आंदोलन को पढ़ रहे हैं, वैसे ही वो सारे आंदोलन की जो वही रीजंस रहे हैं, वही सारी चीजें। क्योंकि अब आज की क्लास लास्ट रहेगी अपने आंदोलन को लेकर, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजों द्वारा और जो वहां के ठिकानेदार द्वारा और वहां के जो महाराणा के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था लोगों का, तो वही मेन रीजन था। और साम्राज्यवाद जो व्यवस्था थी उसके प्रति और वहां के जो प्रशासन थे उससे नाराज थे। कौन? मीणा जनजाति के लोग।
और इन्होंने सबसे पहले जहाजपुर तहसील में या जहाजपुर परगने में, जो उदयपुर रियासत का एक भाग था, वहां पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया, वहां पर विद्रोह किया और वहां के जो अंग्रेज थे उनके साथ लूटपाट मचाई और उनको खूब मारा। यानी कि उस तरह की वहां पर विद्रोह हुआ। कौन सी जनजाति के लोग ने? मीणा जनजाति के लोग। ठीक है, ये होती है शुरुआत। इसके टाइम तक ये चलता रहता है, काफी टाइम तक बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये एक बात हो जाती है 1800 सन के पहले की या 1800 सन के बाद की बात होती है, जो जहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि कहानियां आती है वहां पर ज्यादा इतना डिटेल से नहीं पढ़ाते कभी भी, कितना है क्या वहां पर क्या हुआ था। वही चीजें, वही रीजन, सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताया आंदोलन में कैसे रीजन रहे, तो ये सारे रीजन थे। ठीक है, और बात करें अब इसके मीणा जनजाति के बारे में अपन बात करें। जैसे सबसे जो क्लास में आपने देखे होंगे नोट्स वगैरह में, जो गाइड वगैरह में देखा होगा, तो स्टार्टिंग हो जाता है 1924 के बाद से, जहां पर एक अधिनियम, एक एक्ट लागू होता है। ठीक है, देखो मीणा जनजाति की अगर बात करें तो मीणा जनजाति के लोग दो भागों में या दो वर्ग में बटे थे। कितने वर्ग में बटे थे? दो वर्ग में बटे थे। अगर राजस्थान की बात करें यहाँ पर, तो मीणा जनजाति के लोग कितने लोग हैं? दो वर्गों के लोग हैं। यानी कि एक तो होते हैं जमींदार लोग और एक होते हैं चौकीदार लोग। ठीक है, यानी कि दो वर्ग है। दो वर्ग कौन कौन से हैं? बात करें दो, एक तो जमींदार, जमींदार वर्ग, और दूसरा है चौकीदार वर्ग। बात करें अपन, अगर जमींदार को छोड़ दें और चौकीदार जो मीणा है उनकी बात करते हैं, क्योंकि जो आंदोलन किया था, जो विद्रोह किया था, वो चौकीदार वर्ग के लोगों ने किया था। कारण ये था कि, कारण सुनना, इस वर्ग के जो लोग थे, दो तरह के, अपन ने बात करी यहाँ पर मीणा जनजाति के लोग दो वर्ग में बटे हुए हैं। एक तो जमींदार वर्ग है और एक चौकीदार वर्ग है। सिंपल सी बात है। अभी भी राजस्थान में निवास करते हैं मीणा जनजाति के लोग, जिनमें अपने आप को दो वर्ग बताते हैं कि एक तो जमींदार वर्ग होता है इनका और एक चौकीदार वर्ग होता है। आप देख लेना, कहीं पर मिल जाएंगे आपको। तो बात करें अगर जमींदार वर्ग की, कहीं पर बात नहीं आती, क्योंकि इनके साथ इनका बहुत कम योगदान रहता है, जहां जितना कि चौकीदार वर्ग का रहता है। चौकीदार वर्ग का कारण ये था आंदोलन करने का, क्योंकि इन पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, कई प्रकार के जो है इनका शोषण किया जा रहा था। यानी कि ये जो आरोप इन पर लगाए गए थे, अत्याचार, एक तरह के अत्याचार के आरोप इन पर लगाए गए थे। जैसे आरोप लगाए गए थे कि ये चोरी करते थे या डकैती करते थे, इस तरह के आरोप इन पर लगाए गए थे। तो इन आरोप से क्या इनको बहुत ज्यादा जिम्मेदार, यानी कि उस टाइम अगर कहीं पर चोरी हो जाए तो जिम्मेदार किनको ठहराएंगे? चौकीदार वर्ग के मीणाओं को। कहीं पर कुछ मामला हो जाता है तो हानि हो जाती है तो किनको जिम्मेदार ठहराएंगे? इनको। तो इसकी जिम्मेदार ठहराने से ही ये क्या कर देते हैं? आंदोलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? आंदोलन कर देते हैं। और आंदोलन करने के बाद ही जो चौकीदार वर्ग के लोग आंदोलन करते हैं, और इस आंदोलन के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि 1924 के बाद एक जयपुर गवर्नमेंट के द्वारा या भारत गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लागू किया जाता है। उस एक्ट की अपन बात कर लेते हैं और वहीं से शुरू हो जाता है इस मीणा जनजाति के आंदोलन के बारे में। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है, सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल इजीली समझना है। क्या कारण रहा था ये भी मैंने आपको बता दिया। रीजन वही है आंदोलन करने के, वही अंग्रेजों और ठिकाने द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और इनके प्रशासन अधिकारियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, जो सुव्यवस्थाएं बिठाई जा रही थी, इनसे ये खुश नहीं थे, इनका शोषण किया जा रहा था, इनको ऐसा लगता था। यहाँ पर चौकीदार वर्ग की अगर बात करें तो इन पर आरोप थे, बहुत सारे गलत तरीके के आरोप लगा दिए थे। तो इन आरोपों को अगर ये मिथ्या, झूठा साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया? आंदोलन प्रारंभ कर देते। तो इसको ही अपन आगे पढ़ते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं। लिख लिया सभी ने? चलिए तो बात करते हैं अपन आगे। यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है? देखो आज की क्लास में आंदोलन बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। अपन ने अगर आंदोलन की बात करें तो सभी प्रकार के आंदोलन पढ़ लिए। किसान आंदोलन पढ़ लिए अपन ने, जनजातीय आंदोलन आज क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले एक प्रजामंडल आंदोलन, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक लास्ट टॉपिक बचता है अपना एकीकरण, जो इससे रिलेटेड है, तो वो एकीकरण पढ़ेंगे। इसके बाद अपन एक टॉपिक अपने पहले बचा हुआ था, अगर जो क्लास है रेगुलर पढ़ा हुआ है ना, रेगुलर अगर पढ़ रहा होगा तो उसको बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि मैंने जो क्लास स्टार्ट करी थी तो वो मारवाड़, मेरी पहली क्लास आप देखोगे तो मारवाड़, जो मारवाड़ पढ़े थे अपन ने, यानी कि राजवंश पढ़ रहे थे अपन सबसे पहले, तो मैंने मारवाड़ से शुरू किया था, मेवाड़ नहीं पढ़ाया था मैंने। कारण थे, कोई कारण रह जाता है, इसके कारण मैंने मेवाड़ प्रारंभ नहीं किया था। तो आप बिल्कुल एकीकरण होने के बाद 2 दिन की क्लास है, या
लगभग 2 दिन की क्लासें लगेगी एकीकरण की, जिसमें मैं एकीकरण कंप्लीट करा दूंगा। इतना गजब तरीके से आपको क्लियर करवाऊंगा एकीकरण, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा। और जहां से एकीकरण, क्योंकि आपको पता होगा एकीकरण से हर एक बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे राष्ट्र प्रमुख का हो, चाहे फिर कितने क्षेत्र मिले, कितने रुपए दिए, कहाँ से रुपए आए, किसने सहयोग किया, किसने बगावत करी, ये जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, कौन सी रियासत ने धोखा दिया, कौन सी रियासत पहले आई, विलय किसका हुआ, विलय बाद में किसका हुआ, इतने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। वहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद 2 दिन की क्लास लगी और अपन इसके बाद मेवाड़ प्रारंभ कर देंगे। और मेवाड़ होने के बाद दोस्तों, जैसे ही मेवाड़ निकट आने लगेगा खत्म होने, तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने लेके आऊंगा। 20-20 मिनट के आपकी क्लासें लूंगा, जिसमें मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जहां से सिर्फ क्वेश्चन ही आते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, बात करते हैं अपन मीणा जनजाति आंदोलन के बारे में। ठीक है, एक बात करते हैं अपन 1924 की। देखो यहाँ पर काम की बात करेंगे अपन, जो जो क्वेश्चन आते हैं फालतू की बात करेंगे नहीं। 1924 में अगर भारत सरकार या जयपुर गवर्नमेंट की बात करें, भारत सरकार द्वारा या फिर आप जयपुर गवर्नमेंट बोल सकते हो, जयपुर की गवर्नमेंट की भी द्वारा, जयपुर सरकार द्वारा, एक ही बात है, ये पूरे भारत में लागू किया गया था। ये जयपुर सरकार द्वारा एक्ट, एक्ट को ही बोलते हैं कानून, कानून लागू किया गया। कौन सा कानून, कौन सा एक्ट लागू किया गया था, जल्दी से बताइए मुझे, पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा एक्ट था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये एक कानून लागू किया इन्होंने, किन्होंने किया? भारत सरकार ने। और जायराम पेशा कानून, इनको जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट है, इनको जायराम पेशा कानून भी बोलते हैं, जायराम पेशा कानून। क्या बोलते हैं? जायराम पेशा कानून। क्या बोलते हैं? जरायम भी बोलते हैं, जायराम आपको कहीं कई जगह ऐसा। ये बात की बात है, जब बाद में आता है ये, क्योंकि आपने देखा होगा 1930 में ही लागू किया गया था फिर से ये। और गजब, इसको थोड़ा सा विस्तार करके और जबरदस्त तरीके से, याद है कि और ज्यादा कठोर बनाकर इस कानून को लागू किया गया था। क्या नाम था इसका? जरायम, जरायम बोलो, जरायम था, जरायम। इसमें क्या होते थे? आपराधिक मामले होते थे, आपराधिक मामले किए जाते थे। ठीक है, आपराधिक मामले इसमें किए जाते थे। कब लागू हुआ था ये? 1924 में लागू हुआ था। क्या शर्त थी इस कानून की, क्या व्यवस्था थी इस कानून की तरफ? क्या बोला गया था कि जो 12 वर्ष से, 12 वर्ष से अधिक के लोग, अधिक के मीणा जनजाति, मीणा जनजाति के, जिसमें स्पेशली नाम लिया गया था इनका चौकीदार वर्ग, चौकीदार वर्ग को नजदीकी, नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होगी, हाजिरी देनी होगी। ये एक्ट जो लागू किया गया था, ये इसका कहना यह था कि 12 वर्ष से जो भी अधिक के जो चौकीदार वर्ग के जो लोग हैं, जिनकी आयु कितनी वर्ष है? 12 वर्ष से अधिक। 12 वर्ष का मतलब ये होता है कि कोई भी अन्य, जिसमें चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे पुरुष हो, ठीक है, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? 12 वर्ष से अधिक। तो उनको कहां पर हाजिरी देनी होगी? जो अपने नजदीकी जो पुलिस थाना है, वहां पर उनको हाजिरी देनी होगी। कि हाँ, देखो क्या था कि इनका रीजन ये था कि हाँ, हाजिरी देने का मतलब ये कि हाँ, ये यहीं पर उपस्थित था, यहाँ पर आया था, कहीं नहीं गया था। एक रीजन से, एक आपराधिक मामले को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए एक्ट लगाया गया था। अब इस तरह का एक्ट, मान लो आपने कहीं पर चोरी नहीं की है, आपने कुछ किया ही नहीं है, और फिर भी आपको इस वजह से हाजिरी देनी जानी पड़ रही है, तो आप इसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, बिल्कुल विरोध करोगे। तो अब इस एक्ट का क्या होगा? विरोध होगा। इस एक्ट का क्या होगा दोस्तों? विरोध होगा। क्यों होगा?
क्योंकि इसमें एक अपराध मान लिया था पहले से ही कि ये चौकीदार वर्ग के जो लोग हैं, जो मीणा जनजाति के लोग हैं, ये आपराधिक है। तो ये मानने के कारण ही यहाँ पर क्या होता है कि ये इस एक्ट का जबरदस्त तरीके से क्या होने लग जाता है, विरोध होने लग जाता है। और इसमें मीणा जनजाति के लोग ही नहीं, बहुत सारे जो अलग वर्ग के लोग भी हैं वो भी शामिल होते हैं, और इनके साथ जो हो रहे थे अत्याचार, उसमें उनको मुक्त करवाने के लिए या फिर उस चीज को आजादी दिलाने के लिए भाग लेते हैं और अपने योगदान निभाते हैं। वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो भारत सरकार द्वारा, जयपुर गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जरायम पेशा कानून। आपराधिक मामले इसमें लिए जाते थे, जिसके तहत 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को क्या किया जाता था, हाजिरी देनी जानी पड़ती थी। कहां पर दोस्तों? नजदीकी पुलिस थाने में। यहां तक क्लियर हुआ सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अपन आगे बढ़ेंगे, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूं। चलिए अब बात करते हैं। वही 1924 में ये एक्ट लागू हो जाता है, और यहाँ पर राजस्थान में इसका क्या होगा, जबरदस्त तरीके से इसका विरोध होगा। और विरोध करने में पहले नेता के नाम आते हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, 1924 की बात होती है। एक एक ये सिस्टम से बता रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आते हैं आप उसको पढ़ लेना। एक्ट का विरोध हुआ। एक्ट का क्या हुआ? विरोध हुआ। तो विरोध हुआ, विरोध किसने किया था? विरोध करने वाले नेता। दो नेता के नाम आते हैं, एक तो आते हैं छोटू लाल झारवाल। क्या नाम था? छोटू लाल झारवाल। करने वाले मीणा नेता थे, ये मीणा नेता थे। इस एक्ट का विरोध हुआ 1924 में। इस एक्ट का विरोध करने वाले जो मीणा नेता थे, उसमें नाम आता है छोटू लाल झारवा का। सभी वीडियो को लाइक करेंगे। महादेव राम पाबड़ी, दूसरा नाम आता है महादेव राम पाबड़ी। इनके द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया, और एक गठन की स्थापना करी, मीणा सुधार, क्या नाम है, मीणा सुधार कमेटी का गठन किया गया। किसके द्वारा? छोटू लाल झारवाल के द्वारा और महादेव राम पाबड़ी के द्वारा। मीणा सुधार कमेटी, इसका क्या किया? गठन किया। मीणा सुधार कमेटी का गठन किया गया, और बाद में इसको मीणा सुधार कमेटी को बिल्कुल इस कमेटी के तहत कार्य कर रहे थे, लेकिन इस कमेटी का क्या हो जाता है? बाद में लोप हो जाता है, यानी कि विलुप्त पड़ जाती है। बाद में क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है, खत्म हो जाती है कमेटी और विलुप्त हो जाती है। विरोध हो रहा है, कौन कर रहा है? छोटू लाल झारवाल, महादेव राम पाबड़ी। एक्ट का विरोध करने वाले। अब ये बातें किसको पता चलेगी? वहां के प्रशासन अधिकारियों को, गवर्नमेंट को पता चलेगी। अब वो क्या करेंगे? जो उन्होंने लेक्ट एक्ट लागू किया था, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लागू किया था, वो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो है उसको और भी उसमें रूल्स बदल के, यानी कि उसको और तरीके से कठोर बनाकर लागू करेंगे। कठोर बनाने से पहले आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। अब इसका क्या है? ये विरोध चल रहा है, ये विरोध कर रहे हैं मीणा जनजाति के लोग, इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, चलता जा रहा है विरोध। ये गवर्नमेंट को पता चलेगा, और लगभग बात आ जाती है 1930 की। 1930 में गवर्नमेंट इस एक्ट को और ज्यादा कठोर बनाया। और 1930 के बाद ही बात करें 1933 की, तो इस एक्ट को और ज्यादा बदलाव किए गए, और इसको तरीके से बनाया गया। किसको? जरायम
ऐसा कानून लागू किया गया। ठीक है, क्या किया गया? लागू किया गया। अब बाद में क्या होगा? ये बात होती है 1933 की, और 1933 में ही एक और चीज की गठन हो जाती है जिसका नाम है क्षेत्रीय मीणा सभा। क्षेत्रीय मीणा सभा का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? क्षेत्रीय मीणा सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद बात आती है विरोध की। 30 तक 33 तक ये चल रहा है, वापस कठोर लागू हो गया, नियम लागू कर दिया, एक्ट वापस लागू कर दिया गया, और ज्यादा रूल्स बदल दिए गए। अब मीणा क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अब बात आती है 1930 के बाद ही 1944 की बात आती है। कब की बात आती है? 1944 की। इसमें क्या हुआ? विरोध हुआ। किसके द्वारा विरोध हुआ? ये विरोध कर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे? मीणा जनजाति के लोग और मीणा समाज के लोग जो थे वो विरोध कर रहे थे, यानी कि एक सभा का आयोजन किया गया था, क्षेत्रीय मीणा सभा भी आयोजित गठित की गई थी, और ये सभाएं आगे बढ़ रही है, सभाएं चलती जा रही है और विरोध होता जा रहा है। और विरोध 1944 में तेज होता है किसके द्वारा? जैन मुनि सागर जी के द्वारा। जैन मुनि मागर सागर जी द्वारा। इनके द्वारा जैन मुनि, मगर भी आता है, मागर भी आता है, एक ही बात है, सागर जी के द्वारा। ठीक है, जैन मुनि इनके द्वारा। ठीक है, और इनके विरोध करने के कारण ही इन्होंने एक चीज की स्थापना करी, जयपुर राज्य। स्थापना करते थे जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी। जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी का क्या किया गया? गठन किया गया। और किसने स्थापना करी? जैन मुनि मगर सागर जी के द्वारा। ठीक है, कहां पर स्थापना करी इसकी बात कर लेते हैं। कहां पर? सीकर में। कहां पर स्थापना करी गई? सीकर में। नीम का थाना पड़ता है, वहां पर स्थापना करी गई। कहां पर? नीम का थाना में। नीम का थाना, सीकर में नीम का थाना है, वहां पर जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी की गठन किया गया। और देखो, इस जो गठन किया गया था, जो ये इस सभा का जो गठन किया गया था, या जो इस कमेटी का जो गठन किया गया था, इसका उद्देश्य यही था कि जो मीणा जनजाति के लोग जो एक्ट के तहत जो पालन कर रहे थे वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि एक तरह से उनके साथ गलत हो रहा था, तो इसी का विरोध कर रहे थे। और इसी का विरोध चलते चलते गवर्नमेंट क्या कर देती, और भी ज्यादा कठोर तरीके से उस कानून को लागू कर देती है, और भी भयानक तरीके से इसका विरोध होने लग जाता है। तो फिर नाम आता है जैन मुनि मगर सागर जी के द्वारा। इन्होंने स्थापना करी, जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी का गठन किया गया। कहां पर किया गया? सीकर, नीम का थाना। आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनने लायक है। कहां पर? सीकर, नीम का थाना में गठन किया गया। और वही इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वही महामंत्री, सदस्य गण बनाए गए, यानी कि एक पूरी कमेटी। जो कमेटी होती है ना, वो कभी एक आदमी से नहीं चलती है, ध्यान रख लेना। कभी भी कमेटी का नाम आ जाए, यानी कि उसमें क्या थे? सदस्य लोग, गण लोग उसमें एकत्रित हो रहे थे, यानी कि उसको चला रहे थे। ठीक है, तो क्या नाम आता है अध्यक्ष का? बंशीधर शर्मा। इसके जो अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा इसके अध्यक्ष रहे थे, और इस कमेटी के तहत इसका क्या किया गया? जबरदस्त तरीके से एक्ट का विरोध किया गया। ठीक है, ये बात आती है कब की? 1944 के बाद। अब बात आ जाएगी 1944 के बाद डायरेक्ट 1946 में, जिसमें क्या होता है? उदयपुर में एक सभा का आयोजन होता है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, या उसका उद्घाटन करने आते पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको भी लिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखो, ये जो एक्ट बनाया था जयाराम या जरायम, एक ही नाम है। देखो, बहुत सी जगह आपको जयाराम भी मिलेगा, एक ही बात है, उसको समझ लेना आप। जयाराम, और कई जगह आपको जरायम
तो ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग गाइड में, अलग अलग बुक्स में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। बात आती है कब की, 1945 की। एक सभा आयोजित हो रही थी, सभा आयोजित हुई। ये मैंने आपको पहले भी बताया था आंदोलन में। क्या नाम था सभा का? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी सभा आयोजित हो रही थी। मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए थे। ये सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? उदयपुर में। याद है आपको सभी को, मैंने बताया था पहले ये, ठीक है, मेवाड़ में अपन ने पढ़ा था ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब ये सभा आयोजित हो रही थी, कब की बात है? 1945 की। तो इन्होंने भी जो जो ये एक्ट बनाया गया था, कौन सा एक्ट? जरायम कानून एक्ट, जरायम ट्राइब्स एक्ट या जरायम पेशा कानून एक्ट बनाया गया था। इसका विरोध हुआ था। एक्ट का लिख देता हूं, जरायम पेशा कानून एक्ट का विरोध किया, यानी कि इन्होंने हाजिरी देने से मना करने के लिए बोला था, ठीक है, इसका विरोध कर देते हैं। और बात आ जाती है +1 जोड़कर 1946 की। तो बिना बिना आपराधिक मामले वाले मीणा समाज के लोग हाजिरी देने से क्या किया? मुक्त किया। कब किया? 1946 की। 1946 की बात आती है और इनको मुक्त कर देते हैं, ठीक है। किनको? जो, देखो, इस एक्ट के तहत मैंने बताया था ना आपको, आपराधिक मामले, जो आपराधिक मामले थे उसके तहत ये एक्ट बनाया गया था। यानी कि ये एक्ट यही था कि सबको हाजिरी देनी हो, क्योंकि उन्होंने सबको ही निर्दोष यहाँ पर दोषी साबित कर दिया था। तो इसके बाद 1946 में एक रिजल्ट निकलता है, ये था कि बिना आपराधिक मामले, जो लोग रहते हैं जिन पर कोई आपराधिक मामला नहीं चलता रहता है, उनको वहां पर हाजिरी देना नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ तक व्यवस्था कर दी। अब 2 लाइनें और लिखानी है। 2 लाइनों में मीणा जनजाति का जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। क्या होता है इसके बाद, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक सभी को क्लियर आया समझ में? ज्यादा कुछ भी नहीं है इतना। यहाँ पर आपको एक्ट से ध्यान रखना है, और ये एक्ट से संबंधित याद रखना है कि कौन से आंदोलन से एक्ट से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है 28 अक्टूबर, डेट याद रखना, 28 अक्टूबर 1946 की। इस दिन जयपुर नेता रहते हैं, जयपुर के नेता, जयपुर के नेता, या आप नेता बोलो या प्रजामंडल नेता बोलो, एक ही बात है। प्रजामंडल के भी नेता थे ये। क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल। क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल, ठीक है। इन्होंने क्या करा? हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल, इन्होंने एक सभा का आयोजन किया गया था इनके द्वारा, और ये बोला गया था कि जो भी जॉब करता है, चौकीदारी की जॉब रहती है, बड़े बड़े होटलों में जॉब रहती है, कहीं पर आप स्कूल वगैरह रहती है, हर जगह अभी भी चौकीदार की जॉब रहती है। तो इन्होंने मना कर दिया था इन मीणा जनजाति के जो लोग थे, जिनके साथ जो गलत तरीके से पेश आ रहे थे, ये एक्ट जो गलत कार्य कर रहा था। तो हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल ने सीकर में, एक बालाबाग गांव पड़ता है, वहां पर एक सभा आयोजित की थी। सीकर में बालाबाग एक जगह पड़ती है, सीकर में बालाबाग, वहां पर एक सभा आयोजित की थी। और इस सभा में
यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए थे उनको बोला गया था कि कोई भी चौकीदारी की नौकरी नहीं करेगा। लिख देता हूं, यहाँ पर कहा कोई भी चौकीदारी की जॉब नहीं करेगा, या फिर चौकीदारी की नौकरी जो कर रहा था उसको छोड़ने के लिए कहा, छोड़ने के लिए कहा। इनका रीजन ही यही था कहना। इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इनका मानना था जब आप भाई हम चौकीदारी भी करते हैं, हम रक्षा भी कर रहे हैं, मतलब फिर भी क्या हो रहा है कि हमें आपराधिक घोषित कर दिया आपने इस एक्ट के तहत, और हमें हाजिरी देने के लिए आना पड़ रहा है। तो इसीलिए हीरालाल शास्त्री टीकाराम पाली के द्वारा विरोध किया गया और जॉब छोड़ने के लिए कहा कि जो भी चौकीदारी की जॉब करता है वो छोड़ने के लिए कहो। तो 28 अक्टूबर, ये बात कब की रहती है? 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर को ही क्या माना गया? इनके द्वारा मनाया जाता है, क्या मनाया गया? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर के दिन। क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सभी को याद हुआ। ये बात होती है 1946 की बात। इसके बाद डायरेक्ट आ जाती है बात 1952 में, जब पूर्णतया ये एक्ट खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है और किसी को हाजिरी देने की जरूरत नहीं पड़ी और ये पूर्णतया खत्म हो जाता है। इस तरह यहाँ तक आंदोलन चलता है मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा और इस तरह से व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से शुरू हुआ आंदोलन। 1952 में खत्म हुआ। लगभग 28 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। तो मेन रीजन आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में जो मीणा जनजाति का जो मैंने आपको विद्रोह जो आंदोलन बताया, इतना इसमें से ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं बनते। आपको याद रखना है ये एक्ट कौन से आंदोलन से रिलेटेड है। इसके बाद आपको जो मैंने आपको अध्यक्ष का है बीच बीच में एक सुधा जो सभा आयोजित की गई मैंने मेरे द्वारा जो बताया गया था वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये होता है आंदोलन खत्म। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी बाकी रह गए थे, इंपोर्टेंट ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 रह गए थे, उनको मैं एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार कीजिए जिसमें अपन स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी सपूतों को पढ़ेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। बाकी मैंने पहले करा दिए क्लियर। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।